मुलाकातें, राबते, फुर्तियां और दावे सब बर्बाद। हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल पेश कराने में नाकाम, इत्तेफाक राय ना करा सकी। नंबर गेम पूरे ना होने पर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखिर। कानूनी तरमीम का नया मुसवदा तैयार करने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी मौखिर। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इत्तेफाक के बाद आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को ऐवान में लाएंगे। आईनी तरमीम के सारे मराहिल में कोई सियासत नहीं थी। ये ड्राफ्ट जो है हमारी दानिश में, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं। नाकामी के बाद हुकूमत का प्लान बी पर काम शुरू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए फिर तैयारियां। तमाम पार्लिमानी जमातों से बैकडोर राबते तेज। आईनी तरमीम के हवाले से इनफरादी तौर पर हर जमात को एतमाद में लिया जाएगा। सियासी जमातों की आरा के बाद मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में तमाम जमातों के सामने रखा जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए नई कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ का जायजा लिया गया और मौलाना को मनाने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बिलावल एक बार फिर मौलाना की क़यामगाह पहुँच गए। बिलावल और मौलाना की आईनी तरमीम पर बातचीत। इससे कबल JUIP का मुशावरती इजलास भी हुआ। मौलाना फजल रहमान की आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर गौर करने के बाद मज़ीद कुछ तरमीम की मुखालिफत। मौलाना को तरमीम की बात शिकों पर शदीद इख्तलाफ। शिकों को तरमीमी मुसव्वदे से निकालने का मुतालिबा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये शिकें कौमी मफाद में नहीं, किसी एक शख्स या इदारों को मुकम्मल इख्तियार सौंपना मुनासिब नहीं। मौलाना फजल रहमान का दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का मशवरा। हुकूमत मौलाना फजल रहमान की पेश करदा तजावीज़ मुसव्वदे में शामिल करेगी। नज़रसानी के बाद आईनी तरमीम का नया मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। हुकूमत ना अहल और निकम्मी है। पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वावडा का इजहार बरहमी। बोले हुकूमत के लोग छुप छुप कर निकल रहे हैं, उनसे पूछें कि वो क्यों नाकाम हुए। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी। ना अहल लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़री करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं, जिसके साथ ये मोहब्बत रखती थी। कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देती थी कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। रात की तारीकी में चोरों की तरह आईनी तरमीम की मंजूरी क्यों? असद कैसर का कौमी असम्बली में हुकूमत से सवाल। बोले हुकूमत बताए आइन में तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया। अगर आप समझते हैं कि आपकी तजवीज़ अच्छी है तो इसे पब्लिक करें। क्या बड़ी बड़ी पार्टियां डंडे के जोर पर चलती हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी पर है। किसी तरह धोस और धमकी में नहीं आएंगे। मौलाना फजल रहमान की बहादुरी को सलाम। रात की तारीकी में चोरी छुपे कोई काम नहीं कर रहे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का असद कैसर को जवाब। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 52 तरामीम आईनी अदालत की जरूरत है। सुमोटो नोटिस का इख्तियार डिस्पेंसरों से लेकर शीशे की बोतलों तक निकलने तक इस्तेमाल हुआ। अदलिया ने डैम बनाए और उसके पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाले। चाहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ 1 टाइम सनसेट क्लॉज वाली अदालतें बनाएं। को बहुत सा काट दिया है और वो काटा है तो JUI ने काटा है। और भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, जितना खतरनाक काटा है वो JUI ने काटा। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तरमीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गई। खतरनाक शिकें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अगर खतरनाक शिकें निकाल दी गई हैं तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? रिपोर्टर का सवाल। कामरान मुर्तज़ा बोले अब भी बहुत सी खतरनाक शिकें बाकी हैं। हाउस मौजूद है
اسمبلی چلتی رہے گی, پارلیمنٹ چلتی رہے گی. قانون اگر ایک مطلوبہ اکثریت مانگتا ہے اور وہ آئین کے تحت آپ کو حاصل نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں آتی نا, معاملات چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گی. اس پہ اب کوئی مجھے زیادہ بڑا رکھنا نظر نہیں آتا. پارلیمنٹ سے ترامیم منظور نہ ہونا حکومت کی ناکامی ہے. آئینی ترامیم ہو جائیں گی, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو, بولے مولانا فضل الرحمان کا رسپانس مثبت رہا, مگر بل کے بعض جزیات کی تفصیل سے مطالعے کے لیے وقت درکار ہے. وقت کا تعین نہیں, ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں. پرویز رشید بولے آئینی ترامیم ہو جائیں گی. جمہوریت میں سب کچھ اتفاق رائے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. حکومت التجا کرتی رہی کہ خدا کا واسطہ ہماری بات مان لیں. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو, کہا حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے, نہ ہی حکومت نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا تھا. ہمیں کل رات تک ایک کاغذ تک نہیں دکھایا گیا, سب باتیں ہوا میں کی گئیں. اس سب کا ایک فائدہ ہوا کہ آئین بچ گیا. یہ آئینی ترامیم نہیں, آئین کی ریورسل کی ترامیم ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آئینی ترامیم کا بل مؤخر ہونے کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو دے دیا. پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے عدلیہ آزاد ہوتی ہے, اسلام آباد کے ججز کو کوئٹہ ٹرانسفر کریں گے تو وہ ریزائن ہی کریں گے, ایسے عدلیہ نہیں چلتی. مجوزہ آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسا کہ ملک میں آئینی ترمیم آ رہی ہو, اور پہلی دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کسی ترمیم کے اوپر بات ہو رہی ہو اور وہ اس ترمیم پہ کوئی ڈیلے آیا ہو. کہ جو سب سے امپورٹنٹ اور جو اس کا ایک پہلو تھا وہ ڈے 1 سے ایک ہی تھا, اور وہ یہ تھا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ ساتھ لیا جائے. پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کس سمت چلے گا. ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے. ملک میں آئینی ترمیم پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی. نون لیگ کے رہنما دانیال چودھری نے کہا کہ ایسے بھی کیسز ہیں جن میں لوگ سزا سے زیادہ سزا پا چکے ہیں. پی ٹی آئی کی گرفتار 10 اراکین اسمبلی رہا. پارلیمنٹ لاجز کا سب جیل کا اسٹیٹس ختم. پی ٹی آئی ایم این ایز پر تھانہ سنجانی, ترنول, نون اور سنبل میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں. ذاتی دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے ضمانت منظور ہونے کے بعد رہا ہونے والوں میں شیر افضل مرور, شیخ وقاص, زین قریشی, احمد چٹھا, عامر ڈوگر, یوسف خان, نعیم علی شاہ, اویس حیدر جکڑ, شاہ احد اور زبیر خان شامل. پاکستان تحریک انصاف کی لاہور میں 21 سپتمبر کو جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست. ڈی سی لاہور, حکومت پنجاب اور دیگر کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا. پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی جو کہ غیر آئینی ہے. ہائی کورٹ نے 9 اگست کو ڈی سی لاہور کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا حکم دیا تھا. ڈی سی نے عدالتی احکامات پر عمل نہیں کیا. تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس ایک بار پھر سماعت کے لیے مقرر. الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 18 ستمبر کو کرے گا. رؤف حسن اور بیرسٹر گوہر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. جے یو آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت بھی 18 ستمبر کو ہوگی. مقبوضہ کشمیر میں متنازع حلقہ بندیاں کرائی گئیں. بی جے پی نے 5 اگست کے اقدام کے 5 برس بعد الیکشن کا ڈرامہ کیا. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین کا مطالبہ, کہا کشمیری مودی سرکار کے منفی ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے. مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات غیر آئینی ہیں. پانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں, درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے واضح بیان طلب کر لیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے واضح بیان دینے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس میں کہا کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں کیسے ٹرائل کرتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے. اگر تو ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیس نمٹا دیتے ہیں. میں آپ کو وقت دیتا ہوں, اس سے متعلق ہدایات دے کر آ جائیں. جسٹس حسن اورنگزیب کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ.
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी PTI और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत का 12 सितंबर का फैसला चैलेंज कर दिया। मेरिट पर बरियत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए, अदालत आलिया में अपील। अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा जॉन बेस की इस्लामाबाद में आर्मी चीफ और वजीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की पाकिस्तानी क़यादत को दो तरफा ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का छठा केस रिपोर्ट हो गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के दौरान पकड़ा। 44 साल शख्स की सफरी हिस्ट्री खलीजी ममालिक की है। वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला के घर ऐसी पुरनूर हस्ती की विलादत हुई जिससे ना सिर्फ जहालत में घिरा जजीरा नुमा अरब बल्कि पूरी दुनिया मुनव्वर हो गई। खुदा अपने इस महबूब को कहीं ताहा, कहीं मुजम्मिल, कहीं मुदस्सिर तो कहीं यासीन कहता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा के साथ सरवरे कायनात भी हैं। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज़ परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं, घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम। ईद मिलादुन्नबी पर कैदियों की सजाओं में खुसूसी छूट। कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी। इतलाक, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। जना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी के मुजरिमों को भी रियायत नहीं मिलेगी। 65 बरस से जायद उम्र के मर्द कैदी जो अपनी 1/3 कैद काट चुके हैं उन पर इतलाक होगा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावत पर मबनी माशरे का अमली नमूना पेश किया और सब्र के साथ सच्चाई के रास्ते पर चलने का दर्स दिया। नरेंद्र मोदी की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में भारतीय वज़ीर आज़म ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी। अपने मुख्तसर पैगाम में नरेंद्र मोदी ने हम आहंगी, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ भी की। यमन के दारुल हुकूमत सना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर अजीम इज्तिमा। लाखों आशिकाने रसूल ने इज्तिमा में शिरकत की। सना शहर को खूबसूरत रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। इमारतों और गाड़ियों को भी सब्ज रोशनियों और झंडों से सजाया गया। तहूनी फौज का नसीरात कैंप पर एक और फिजाई हमला। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। बैतुल हया, जैतून और शेख रिजवान में भी 12 फलस्तीनी जान से गए, कई जख्मी। रात से सुबह तक हमलों में 22 फलस्तीनी शहीद और 30 से जायद जख्मी। शोहदा में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 41,226 हो गई। बैतुल मक़दस में खंजर जनी में इस्राईली पुलिस एहलकार जख्मी। हमलावर फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इसराइल ने एतराफ़ किया कि गजा में गुज़िश्ता साल 3 मुख्फी इसराइली फौज के फ़िज़ाई हमले में हलाक हुए। एक और जदीद तरीन अमरीकी जासूस ड्रोन तबाह। एक हफ्ते में यमनी फौज ने ये तीसरा और 7 अक्टूबर से जारी गजा जंग के दौरान तबाह होने वाला ये 10वां ड्रोन था। MQ-9 ड्रोन को मगरबी यमन के इलाके में तबाह किया गया। जासूसी और जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस ड्रोन की मालियत तकरीबन $35 मिलियन बताई जाती है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गोल्फ क्लब से वापसी पर एक और हमला। FBI ने फायरिंग को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी एहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बर्दार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर था। हुकाम को AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस किस्म के वाकयात उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते, वो हथियार नहीं डालेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मेला। पाकिस्तान विमेंस और साउथ अफ्रीकन विमेंस टीम मद्दे मुकाबिल। पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 133 रन का हदफ। पाकिस्तान की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी।
اور میزبان چین نے سنسنیخیز مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست دے کر ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. مقررہ وقت میں پاکستان اور چین کے درمیان سیمی فائنل میچ 1-1 گول سے برابر رہا. چین نے پاکستان کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 2-0 سے شکست دی. پاکستان نے 4 پینلٹی شوٹ آؤٹ ضائع کیے.